नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, तारीख़ इंसान को एक मौका हमेशा ऐसा ज़रूर देती है कि वो आइंदा आने वाले ज़मानों के लिए अपना नाम एक नेक नाम शख्स के तौर पर ज़िंदा रखे या फिर आने वाले दिनों की तमाम तर नफ़रतें उसके गिर्द घूमने लगें। आज से कुछ 3 या 4 दिन पहले जब ये सारे का सारा मामला अपनी इंतहा को पहुंच रहा था, तो मैंने अपने प्यारे दोस्त जलाल सिकंदर सुल्तान राजा साहब को एक बहुत ही दिल की गहराइयों से नसीहत की थी कि आप इस एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं कि जहां तारीख़ में ज़िंदा रहने के लिए आपको इतना बड़ा मौका फराहम कर दिया गया है कि शायद इससे पहले किसी और को भी ये मौका फराहम नहीं किया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे पहले कभी भी जबर इस्तबदाद की सूरत हाल ऐसी नहीं रही। इससे पहले कभी भी पाकिस्तानी कौम के अंदर मायूसी की कैफियत ऐसी नहीं रही। और इससे पहले एक और अहम बात जनाब जलाल सिकंदर सुल्तान राजा साहब, कि इससे पहले ये कौम इतनी बेदार भी कभी नहीं हुई थी। लेकिन आपने ये मौका खो दिया और ये मौका आज पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने हासिल कर लिया। पाकिस्तान में बेशुमार जजेस हैं और पाकिस्तान में बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स हैं कि जो इस वक्त जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और इंसानों की तरह ज़मीन पर चलते फिरते भी हैं। लाहौर में आज से कुछ अर्सा पहले मैं एक शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। ये मेरी तरह एक बहुत मुनहनी किस्म का छोटे से कद का आदमी था, जिसकी ज़ाहरी शक्ल व शबात को अगर आप देखें तो शायद आपको बिल्कुल अंदाज़ा ही ना हो कि ये शख्स जो है ये इतने बड़े जिंदा और शानदार और जिसे कहते हैं कि हिमालय के तरह के किरदार के मालिक था कि बड़े बड़ों के सामने डटकर खड़ा हो जाता था। इस शख्स का नाम था ख्वाजा मोहम्मद अहमद सब्दानी, जो कि उस वक़्त हाई कोर्ट में एक जज थे कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, अगरचे कि उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उनके ख़िलाफ़ नफ़रत भी अपनी इंतहा पे थी और उनके साथ मोहब्बत करने वालों का भी एक सैलाब मौजूद था। उनको जिस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कत्ल केस, उस कत्ल केस में उनकी ज़मानत जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद अहमद समदानी साहब ने मंजूर की थी। और उस ज़मानत के ऑर्डर को अगर आप पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वो तमाम तर उस वक़्त सफ़े मिसल पर जो भी एविडेंस आया था, जो भी उस वक़्त सबूत आए थे, उसको उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर उनको डिस्कस किया था और एक ऐसा ज़मानतनामा जारी किया था कि जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये बात यहाँ रुकती नहीं है। उस शख्स को हाई कोर्ट से कोई नहीं निकाल सका था। वो हाई कोर्ट में रहा और फिर उनको एक दिन पाकिस्तान में लॉ सेक्रेटरी भी लगा दिया गया। और आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी एक तवील अरसे से अपने ख़िलाफ़ अपने बॉसेस, ख़्वाह वो सियासी हों या जर्नैल हों, उनकी गालियाँ सुनने और ख़ामोश रहने की आदी हो चुकी हुई है। और इस तरह की झाड़पों और इस तरह की गालियों से भरी हुई झाड़ जो है, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं यद तूला रखते हैं। उनके नज़दीक सामने बैठे हुए लोग जो हैं वो इंसान नहीं हैं, अफ्रीका के जंगलों से पकड़े हुए ग़ुलाम हैं कि जिन्हें सेक्रेटरी की कुर्सियों पर बिठा दिया गया है। समदानी साहब ज़ियाउल हक के लॉ सेक्रेटरी थे, तो अचानक ज़ियाउल हक साहब ने सेक्रेटरीज़ के बारे में तबसरे करने शुरू किए कि जो बहुतान तराशी से लेके उनकी किरदार कुशी पर थे। समदानी साहब पहले तो
उन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की और कहा कि ऐसा ना होना नहीं करें, इज़्ज़तदार लोग हैं बैठे हुए। और फिर उन्होंने उनके अपने क्लैन के लोग जर्नैलों के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी और फिर उनको ज़ाहिर बात है कि उन्होंने एक ऐसी पोजीशन हासिल की थी जो कि बड़ी आसानी से कंप्रोमाइज़ की जा सकती थी और जिनको निकाला जा सकता था, लेकिन इससे पहले कि ज़िया-उल हक उन्हें निकालता, जस्टिस समदानी जो थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये मौके इंसानों की तारीख़ में, ब्यूरोक्रेट्स की तारीख़ में, सियासतदानों की तारीख़ में, जर्नैलों की तारीख़ में और यहाँ तक कि एक आम से छोटे से मुलाज़िम की तारीख़ में भी ज़रूर आते हैं। एक मौका आपको मिलता है कि आप ईमानदारी के साथ कोई गुफ्तगू करें और ईमानदारी का साथ दें और अपने लिए इज़्ज़त बचा लें, या बेईमानों का साथ दें, या बेईमानों का साथ ना भी दें तो एक पुरस्रार किस्म की खामोशी इख्तियार करें और नफ़रतें समेटना शुरू कर दें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद उलझेगी भी और वाज़ेह भी होती चली जाएगी। उलझने का मामला ये है कि आलमी सतह पर अमेरिका ये समझता है, और ये अमेरिका आज से नहीं समझता चला आ रहा, 1971 के जो क्राइसिस हुआ था उसके अगर सिक्योरिटी पेपर्स निकाल के देख लें तो इंदिरा गांधी को अगरचे के आशीर्वाद रूस की हासिल थी, लेकिन अमेरिका की खामोशी भी थी। तो इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान पर हमला करना शुरू किया था, जिसे हम मगरबी पाकिस्तान कहते हैं, तो अमेरिका में उस वक़्त वाइट हाउस से बाकायदा ये पैगाम दिया गया था कि पाकिस्तान पर इस हिस्से पर हमला बंद कर दें, क्योंकि उनकी बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त समझते थे कि अगर इस खित्ते से एक दफ़ा अमेरिका या अमेरिकी मफादात के ऊपर काम करने वाले सियासतदान और जर्नैल निकल गए तो फिर इस पूरे खित्ते से अमेरिका का बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा और यूक्रेन और उसके बाद लिथुआनिया और यानी यूरोप के तमाम जगहों तक सिर्फ रूस का कब्जा हो जाएगा। 1979 में अमेरिका एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है, और वो गलती उसने ईरान में की थी कि अमेरिका ने ये समझा था कि स्वैक जो गुज़श्ता 25 साल से जुल्म कर रही थी, 1973 के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका ने बनाई थी वो स्वैक थी। मैंने उनके वो क़ुव्वत खाने देखे हैं जहाँ जाके कम्युनिस्टों को, तोदा पार्टी के लोगों को और उलमा को जो कि उस वक़्त ये काम कर रहे थे शाह के ख़िलाफ़, उनको जिस तरह के जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जाता था, आप सोच नहीं सकते। मैंने वो कंगियाँ भी लोहे की देखी हैं जिनसे गोश्त नोचा जाता था, उस नमक जहाँ छिड़का जाता वो भी चीज़ें देखी हैं। वाटर बोर्डिंग तो उस वक़्त शायद नहीं आई थी, लेकिन वो कीड़े डाल के तो सलवार बंद कर देना और फिर उसके बाद उसने तड़पते रहना, जहरीले बिच्छुओं से कटवाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिरदौसी मार्केट का जो मौज़ा इबरत है जो कभी स्वैक हेडक्वार्टर था उसमें वो आपको मिल जाते हैं। तो उस वक़्त अमेरिका ने ये सोचा था कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, शाह ईरान बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो उसने आम जो मूवमेंट चल रही थी उसको बिल्कुल इग्नोर किया। यहाँ तक कि 18 एजेंसीज की रिपोर्ट ये थी कि ईरान हैज़ नॉट येट राइपन टू द लेवल ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये यहाँ तो बड़ी शानदार किस्म की मिडिल क्लास आ चुकी हुई है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम खामोशी से तमाशा देखते हैं। लेकिन जिस दिन इमाम खुमैनी का इनकलाब आया है, आप सोच सकते हैं कि उसके बाद से लेके आज तक अमेरिका अपना इन रोड नहीं बना सका। वो एम्बेसी का जो क्राइसिस है और उस एम्बेसी के क्राइसिस के अंदर जो उन्होंने पूरे के पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स जो थे उनको काटा था, जिसको एक एक ज़र्रे को उठा के फिर ईरानियों ने उसको जोड़ा और फिर उसको बाकायदा ईरानियों ने उसको छापा, और इसमें पाकिस्तान के भी सियासतदानों का नाम था कि जिसमें जो उनसे अमेरिकियों से पैसे लिया करते थे और पाकिस्तान में अमेरिकियों के लिए काम किया करते थे। इस वक्त भी अमेरिका जो भी अब चाहें, अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक ऐसे मकाम पे खड़ी है कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट 25 करोड़ आवाम के मुकाबले पे खड़ी हो गई तो फिर अमेरिका भी साथ साथ यहाँ से रुखसत हो जाएगा।
एस्टेब्लिशमेंट तो रुखसत होगी, उसका तो किरदार ख़त्म हो गई, लेकिन अमेरिका का किरदार भी उसके साथ साथ ख़त्म होता चला जाएगा। यही वजह है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फ़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गई है कि जिस फ़िज़ा के अंदर सांस लेना जो है अब आसान होता चला जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, बाज़ दफ़ा हम इसके बावजूद भी गलतियां करते हैं और हम गलतियां करते चले आ रहे हैं और मज़ीद भी हम गलतियां करेंगे, क्योंकि हम ये समझते ये हैं कि ताकत बुनियादी तौर पर लोगों को कंट्रोल कर सकती है। हमारे जो हेल्म ऑफ अफेयर पे लोग बैठे होते हैं, खा वो डिप्टी कमिश्नर हो, खा वो कमिश्नर हो, खा वो गवर्नर हो, खा वो वज़ीर आला हो, या फिर वो आर्मी चीफ़ हो, या आर्मी चीफ़ से ऊपर जो है ISI का चीफ़ हो, या फिर उसके साथ साथ उसके साथ नॉट ऊपर, मुझे गलत कोट ना कर लीजिएगा, उसका आर्मी चीफ, ISI का चीफ, या उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हो, या जो भी हो, इनको जो इन रिपोर्ट्स दी जाती हैं वो रिपोर्ट्स इस बात का अदा की जाती हैं कि बहुत ताकतवर है, अब जब चाहें चीज़ें जो चाहें जैसी चाहें बदल कर रख सकते हैं। इसीलिए वो अपने मामलात के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर होता यह है कि दीवार के साथ जाके उनका सर टकराता है और दीवार आवाम की होती है। यही कैफियत जो है इस वक्त वो इस वक्त बनी हुई है और वो समझते हैं कि शायद हम भी ये ऐसा कर सकते हैं। उनके सामने मिसालें दी जाती हैं, इंडोनेशिया में सौहार्दों ने कर दिया, देखिए 9 लाख बंदा मार दिया, क्या किसी ने बिगाड़ लिया। उनसे कहा जाता है देखिए मिस्र के अंदर जनरल सीसी ने कर लिया, उसने इतने लोगों को ख़त्म कर दिया, एक प्राइम मिनिस्टर जो था इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसको बंद किया, लोहे के पिंजरे में लेके आते थे, वहीं बेचारा जेल में मर गया। क्या हो गया उसके अंदर, अपना उसके अंदर मिस्र के अंदर ये सारी कज़ाफ़ी की अंजाम की कहानियाँ, बाकी कहानियाँ, कौन कौन है। जब इंटरनेशनल फोर्सेस आ जाती हैं तो कज़ाफ़ी की बहुत शानदार किस्म की ताकत भी कोई चीज़ नहीं होती। सद्दाम कितना ताकतवर चीज़ है, इंटरनेशनल फोर्सेस आ जाते हैं, उसकी फोर्सेस की कोई हैसियत नहीं रहती। अगर हमें मदद मिल गई, अगर हमें हमारे साथ सपोर्ट मौजूद हुई तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान के मिजाज से, पाकिस्तान के हालात से ये लोग बहुत कम वाकिफ़ हैं। यही वजह है कि इस वक्त अब आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जिनके किरदार के अंदर खूबी है वो आहिस्ता आहिस्ता फ़ैसले शुरू हो जाएंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि जनवरी तक, 24-25 जनवरी तक की जो सूरत हाल है इतनी वाज़ेह हो जाएगी कि या तो फिर एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर टकराव आ जाएगा और उस टकराव में किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, या फिर आहिस्ता 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 इमरान खान और उसकी पार्टी जो है उसके गले से वो फंदा जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सारे मामलात के अंदर सबसे ज़्यादा बुरा हाल मेरे उन जर्नलिस्ट भाइयों का है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की तवक्कुआत मुख्तलिफ़ लोगों से लगाए बैठे थे और वो उनको उस तरह का नतीजा सामने नहीं आ रहा, जैसे वो काजी फायज़ साहब से लगाए बैठे थे, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के बाकी लोगों से लगाए बैठे थे। वो समझते थे कि शायद दोबारा इसी तरह, एक तो ये जो अदालतें हैं, ये अदालतें नहीं बल्कि ये कसाई की मुड्डी है, आज एक की गर्दन आएगी तो उस काटती जाएगी, कल दूसरे की गर्दन आएगी काटती जाएगी, फिर मुखालफ आएगा तो उसकी गर्दन काटती जाएगी। ऐसा नहीं हुआ करता और ना ऐसा कभी इंसानी तारीख़ में हुआ है कि एक मुसलसल एक इंतकाम की कैफियत जो है अपना चेहरे बदलती रहे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है ये इलेक्शन कमीशन के उस फैसले की ऐसी नफ़ी है कि शायद मज़ीद इसको किसी किस्म की वजाहत की ज़रूरत न पड़े। हैरानी की बात है कि फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के उसके ख़िलाफ़ था और गवर्नमेंट जो है वहाँ पर पेश हुई थी। ये मेरे सामने ये इलेक्शन लॉज की बुक्स है, मैं सिर्फ दो एक चीज़ें वजाहत के लिए पेश कर दूँ। ये जो इलेक्शन का फ़ैसला है इसमें उन्होंने लिखा है, सो कीपिंग इन व्यू द क्लियर मैंडेट ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 read with PTI Constitution 219 and the reason mentioned herein above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein 23 नवंबर के इलेक्शन के, कि PTI ने जो उनका जो है उसका जो इसका जो एक्ट है उसके तहत उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए और इलेक्शन रूल्स के एक्ट जो है वो 217 का जो उसका है उसके अंदर इसका जो बुनियादी तौर पर 215 उसका सेक्शन जो है उसकी खिलाफ वर्जी। अब मैं 215 आपके सामने रखता हूँ ताकि आवाम के सामने 215 की
जो है उसमें दो चीज़ें, एनी इलेक्शन सिंबल ऑलरेडी अलॉटेड टू ए पोलिटिकल पार्टी शेल नॉट बी अलॉटेड टू एनी अदर पोलिटिकल पार्टी। यानी ये कहता यह है कि बल्ले का निशान अगर पीटीआई को दे दिया गया था तो अब वो किसी और को नहीं दिया जा सकता, अनलेस कि पीटीआई से कोई डिफेक्शन क्लॉज बना बनो कि आप कुछ करें या कुछ, या अकबर खान बाबर को दे दिया जाए, जबकि उसकी दरख्वास्त भी और तरह की है। वेयर एज पोलिटिकल पार्टी और कम्बिनेशन ऑफ पोलिटिकल पार्टी severely or collectively fails to comply with the provisions of 209 or section 210 of the Constitution shall issue to such political parties or parties no show cause notice by it, एक शो काज नोटिस देंगे कि जिसके तहत, अब इसके तहत वो कहते हैं कि 209 और 210 सेक्शन, 210 सेक्शन में इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी को कहता है कि ये काम करो, द सर्टिफिकेट अंडर सब्सटेंस सेक्शन शैल कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ द इंटर पार्टी इलेक्शन, कब इंटर पार्टी इलेक्शन करे हैं, नेम्स डिजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द ऑफिस बेयरर्स इलेक्टेड, उसके नाम वाम जो इलेक्ट हुए हैं, द इलेक्शन रिजल्ट जमा कराए, कॉपी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग, जो नोटिफिकेशन किया जमा कराए। शो काज नोटिस के जवाब में कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए, पार्टी ये इलेक्शंस के रिजल्ट जमा कराने की मजाज है, उसको ये लाजम है। इस पूरे इलेक्शन लॉ के अंदर इलेक्शन कमीशन को वो इंतखाबात कलअदम करार देने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है, और इसी पर आज बहस हुई है। यानी आपने जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन साहब वो फैसला किया जिसका आपके पास इख्तियार नहीं था। यही वजह है कि फिर ऐसा होता है कि फिर तमस्खुर उड़ता है। आज से कुछ अरसा पहले, तकरीबन 41 साल पहले, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने एक रास्ता शुरू किया था, और आप भी उस रास्ते पे लगता है गामजन हैं, कि अगर एसएचओ के पास कोई शख्स आता था, यार फ़लाँ आदमी ने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, तो कहता था यार जिसने कब्ज़ा किया है उसके पीछे 4 एमपी हैं, तुम अदालत से ऑर्डर ले आओ। किसी के प्रमोशन नहीं होती थी, कहते अदालत से ऑर्डर ले आओ, मैं तुम्हें दे दूंगा, सेक्रेटरी नहीं मान रहा। किसी शख्स के कोई और मामला ऐसा होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल उस बंदे का जो है वो उसकी जायदाद के ऊपर, या उसको कोई कत्ल का केस होता था, और उस कत्ल के केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही थी और कोई गलत इन्वेस्टिगेशन अफसर लगा होता था, तो कहते यार मैं नहीं बदल सकता, मुझे पता है वो बददियानत आदमी है, लेकिन वो फलां का चहेता है, तुम जाके अदालत से ले आओ। हमने धक्के मार मार के लोगों को अदालतों में भेजा, और फिर हमने उसके बाद फरियाद की कि इफ्तिखार चौधरी साहब, खलील रमदे साहब हमें अदालत में बुला के बेइज्जत करते हैं, और हमने बहुत हद तक उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू भी की, लेकिन फिर सरेंडर कर गए। पाकिस्तान की इस वक्त की तारीख़ में जो सूरत हाल है वो 2 तरह के लोगों को इजाज़त दे रही है, मौका फराहम कर रही है। आप आइंदा 2024 में एक इज़्ज़तदार, गैरतमंद और आइंदा ज़िंदा रहने वाले किरदार के तौर पर अपना फ़ैसला करते हैं, या एक ऐसा शख्स बुज़दिल, नाकाम और आइंदा के लिए लोगों की नफ़रतों को निशाना रहने वाला फ़ैसला करते हैं। इजाज़त दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।